हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान के अंतर्गत होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं और उसी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए जो विज्ञान स्ट्रीम से हैं उनके लिए फिजिक्स की क्लास के अंतर्गत मॉडर्न फिजिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है पीएन जंक्शन के बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में और हमारे सेमीकंडक्टर्स वगैरह इनके बारे में पढ़ना है, ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक की हमारी फिजिक्स की प्लेलिस्ट देखी हो तो हमने 7 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। कितने? 7 टॉपिक। और ये हमारा 8th नंबर का टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को सेकेंड लेक्चर ये जो कि आज होने वाला है मैराथन, मैं आज आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा एक गेट रह गया था जो कि है जोर गेट भी कहते हैं या एक्सोर गेट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी कि जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, जो आए हुए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाला हूं ताकि आपको ये पता रहे कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। तो PYQ, उसके बाद में एनर्जी बैंड क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि हमें पढ़ना है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन से पहले हमें P और N क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी जरूरी है और इनकी जानकारी के लिए हमें पूरा बेसिक से पढ़ना होगा। फिर हम पढ़ेंगे CIS के बारे में। सर ये CIS क्या है? तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। फिर सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स है, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है P टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है N टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों किसके भाग है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक के भाग है, ठीक है। उसके बाद में जब हम ये सब पढ़ चुके होंगे तो हमें पता चल चुका होगा कि P और N टाइप के सेमीकंडक्टर होते क्या है और फिर बाद में हो जाएगी इन P और N जंक्शन जो हमारे सेमीकंडक्टर होंगे इन दोनों का मिलन, और मिलन होते ही क्या हो जाएगा? जंक्शन बनेगा और यही PN जंक्शन कहलाता है PN संधि। और PN संधि आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है। अगर आप लोगों ने पहला जो पार्ट आया था इस लेक्चर का, इस टॉपिक का, वो देखा होगा तो उसमें डिस्कस करा गया था मेरे द्वारा कि हमारे क्या क्या है सिलेबस में। तो हमने तर्क द्वार के बारे में बात कर ली है, एक रहा था, उसकी बात आज हो जाएगी। फिर हमारा रहेगा PN संधि, और जैसे ही PN संधि समझ में आ गया फिर ट्रांजिस्टर बहुत इजी हो जाएगा और डायोड तो बहुत इजी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? एक्सोर गेट के बारे में, क्योंकि हमारा ये जो 6th नंबर का गेट है इसको भूल गए थे। सॉरी, भूले नहीं थे, हम इसको जो है दोस्तों आज डिस्कस करने वाले थे, क्योंकि उस दिन अगर सब गेट बता दिए होते तो आप जो गेट पीछे पढ़ाए हैं जैसे वो भूल गए हैं वैसे इसको भूल जाते, और इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये PYQ में आया हुआ है। समझ में आई बात? इसलिए तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सभी गेट्स का आपको जो है सिंबल याद होना चाहिए। सिंबल का मतलब क्या होता है? उनका प्रतीक याद होना चाहिए। वो कैसे दिखते हैं? तो एक्सोर गेट कैसा दिखता है? 2 इसके अंदर होते हैं इनपुट, और ये बीच में एक लाइन आ जाती है, फिर और गेट हो जाता है और फिर बन जाता है A+B और ऊपर लग जाता है सर्कल। तो आपको यहाँ पर इसका प्रतीक कैसे याद रहेगा सर? तो आपको क्या और गेट याद है? हाँ सर याद है। और गेट को अगर हम एक लाइन से ऐसे काटेंगे तो बन जाएगा एक्सोर गेट।
इसकी बुलियन समीकरण क्या है, तो y इज इक्वल टू ए सर्कल एडिशन b, ठीक है, मतलब a प्लस सर्कल b, प्लस के ऊपर आप सर्कल लगा देंगे। सर इस सर्कल का मतलब क्या है, शांति से सुन, अभी सर्कल के बारे में आगे डिस्कस होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही आपने a और b दो इनपुट लिए जिनकी वैल्यू सपोज करो 0 0 है तो आउटपुट मिलेगा 0, अगर 0 1 है तो भी मिलेगा 1, 1 0 है तो मिलेगा 1, अगर 1 1 है तो मिल जाएगा 0। कहने का मतलब है अगर सेम आपने इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा 0, अगर आपने अलग अलग इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा हाईएस्ट 1। आपको पता होगा 0 का मतलब क्या होता है 0 वोल्ट, 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर के अंदर इस टॉपिक की पूरे डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं ये जो a एडिशन सर्कल b या a प्लस सर्कल b है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों a b बार प्लस a बार b, ये इसका मतलब है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एक्सॉर गेट के अंदर बुलियन समीकरण ये भी हो सकती थी, क्या, a b बार प्लस a बार b। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। तो देखो भाई a b और फिर a बार निकालेंगे, फिर b बार निकालेंगे, फिर a इंटू b बार निकालेंगे, फिर a बार इंटू b निकालेंगे, फिर a b बार प्लस a बार b की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ गई बात। तो आप लोगों को पता होगा a बार का मतलब क्या होता है, जो आप इनपुट दोगे उसका उल्टा, यानी देखो a की वैल्यू 0 तो a बार की वैल्यू 1, 0 तो 1, 1 की तो 0, 1 की तो 0, इधर b की वैल्यू 0 तो वो हो जाएगी 1, 1 तो 0, 0 तो 1, 1 तो 0। फिर अब क्या करेंगे, a की वैल्यू लेंगे और b बार की वैल्यू लेंगे, उनका करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। ऐसे ही a बार की वैल्यू लेंगे ये रही और b की वैल्यू ये रही, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। ये बन गई दोनों की टेबल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सॉर गेट के अंदर आउटपुट जब आप ये दे रहे हैं तो इनपुट मिलेंगे ये। समझ में आ गई बात। तो ये बुलियन इक्वेशन इसकी याद रखेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल याद रखेंगे, इसका सिंबल आप याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था आपका एक्सॉर गेट। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्सॉर गेट को आप एंड और नॉट इन तीन गेट को यूज करते हुए एक एक्सॉर गेट बनाइए, तो वो एक्सॉर गेट बनता है ऐसा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे, तो देखो भाई a और b है, जैसे ही आपने 0 पुट किया होगा ये और गेट है, इधर भी और है, लेकिन एक तरफ क्या है नॉट गेट लगा दिया, यानी b से जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो इधर मिलेगा 1, 1 पुट करोगे तो इधर मिलेगा 0, फिर ये दोनों यहाँ ऐड हो गए और वापस से और गेट लगा दोगे। तो ये और क्यों लगाया, क्योंकि एडिशन करना है, ठीक है। ये आपको पता चल चुका होगा ना कि एंड का मतलब है यहाँ पर गुणा। ये मैं यहाँ देखो यहाँ और आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ भाई, एंड गेट क्या करता है, गुणा करता है, और गेट क्या करता है, प्लस करता है, और नॉट गेट क्या करता है, उल्टा करता है। क्या उल्टा करता है, जो आप इनपुट दे रहे हो उसका उल्टा आउटपुट देगा। क्या करेगा, जो आप इनपुट दे रहे हो उसका उल्टा आउटपुट देगा। यानी आप अगर 0 पुट करोगे तो वो देगा 1, आप 1 पुट करोगे तो वो दे देगा 0। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। तो एक्सॉर गेट का डायग्राम, एक्सॉर गेट की बुलियन इक्वेशन, एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल, और एक्सॉर गेट को और 3 कौन से गेट है जिनके माध्यम से बनाया जा सकता है, तो एंड और नॉट। हालांकि ये कहा जाता है कि एंड और नॉट गेट से आप सभी प्रकार के गेट वापस बना सकते हैं, इसलिए इन तीनों गेट को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट्स, यानी कि सार्वत्रिक द्वार। क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक द्वार कहा जाता
है, यूनिवर्सल है, मतलब इन 3 गेट के बारे में जानकारी प्राप्त है तो आप आगे के सभी गेट बना सकते हैं। कैसे? एंड से बना लोगे आप नंद, भाई एन का उल्टा, एंड में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका उल्टा कर दो, और से बना दोगे नॉर, तो नॉर बन गया, नंद बन गया, नॉट बन गया, एंड बन गया, और बन गया, 5 हो गए और एक्सॉर हो गया। 6 के 6 गेट तीनों इसी गेट से बन गए या नहीं? बन गए ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यूनिवर्सल गेट में कौन शामिल है तो आप याद रखेंगे एंड और नॉट। एंड क्या करता है? जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनका गुणा, और क्या करता है? उनका एडिशन। नॉर क्या करता है? जो आप दे रहे हो उसका उल्टा। इसी के साथ में लॉजिक गेट, तर्क द्वार का जो टॉपिक था आपके सिलेबस के अंदर वो होता है संपूर्ण तरीके से पूरा। अब आगे हम देखेंगे PYQ में कैसे इंपॉर्टेंट है ये। तो अब सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? PYQs डिस्कस करना। ठीक है, PYQs में पहला क्वेश्चन आया था, देखिए आप देखेंगे तो 62 नंबर पे कि PN संधि के गठन की प्रक्रिया में क्या सही है। इसके बारे में अभी मैं PN संधि जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि PN संधि के गठन में क्या जो है होता है। हालांकि देखिए बता दूं, प्रसरण नहीं होता है, असीम लेवल पे नहीं होता है, विद्युत शून्य नहीं होता है, आर पार विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है और उसी विद्युत क्षेत्र से जो है यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर वगैरह भी डेवलप होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं अभी आगे PN संधि में ही विसरण धारा और आपकी अपवाह धारा के बारे में। फिर एक ट्रांसफॉर्मर है जो अर्ध तरंग दिष्टकारी, मतलब देखो ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी पढ़ना है ना आपको, जो ट्रांजिस्टर वगैरह है उनके बारे में पढ़ना है, साथ में हाफ वेव रेक्टिफायर, ये डायोड है। तो इन दोनों को, 2 कॉन्सेप्ट है, ये 2 टॉपिक से मिल करके ये क्वेश्चन बनाया गया था। ये डायरेक्ट वैसे फॉर्मूला बेस है तो आपको डरना नहीं है। आगे देखिए, ये भी वापस उसी ट्रांजिस्टर से है, ये रहा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इधर। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इन इतना आउट इतना, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, मैं बता दूंगा। अब देखिए जो हमने पढ़ लिया है उससे भी एक क्वेश्चन आया था, ये रहा एक्सॉर गेट का, मतलब एक्सॉर गेट क्या, ये रहा हमारा जो है गेट से रिलेटेड क्वेश्चन। और यहाँ आप देखेंगे तो एक्सॉर गेट का कुछ और ही नाम मिलेगा, तो डरना नहीं है। ये देखो एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब उसको और को छोड़कर। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और कहो, चाहे आप इसको एक्सॉर कहो, ठीक है, या आप EXOR कहो, आपको तो याद रखना है सिर्फ कि और गेट के आगे कुछ भी आ रहा है वो सब एक्सक्लूसिव को ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये डर मत जाना कि सर आपने तो बताया एक्सॉर और यहाँ तो एक्सक्लूसिव और आया, तो भाई वो एक्सक्लूसिव और कहे चाहे एक्सॉर कहे एक ही बात है। अब देखो क्या क्वेश्चन है, नीचे दिया परिपथ इस द्वार के तर्क खंड आरेख का निरूपित करता है। यानी ये कह रहा है कि आपको जो डायग्राम दे रखा है ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2016 के पेपर में आया है। तो आपको जब ऐसा डायग्राम दे करके पूछा जा रहा है कि कौन सा गेट है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, साथ ही साथ गेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको समझा देता हूँ। तो देखिए ये लिया आपने A, ये आपने इनपुट लिया B और इसने आउटपुट C से रिप्रेजेंट कराया तो हमने लिया C। क्लियर है? अब देखिए इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, वही फिक्स है 0 0 1 1। ठीक है, तो आउटपुट क्या, सॉरी B एक इनपुट अगर 0 0 1 1 है तो ये क्या होगा, जब ये 0 है तो इसको भी 0 करो, ये 0 है तो इसको 1 कर दो, ये 1 है तो इसको 0 करो, ये 1 है तो इसको भी 1 कर दो, ये होंगे। अब आंसर किस पे डिपेंड करेगा? आंसर डिपेंड करेगा आपका कि आपके आउटपुट क्या आ रहे हैं, उसी से तो आपको पता चलेगा। जो आउटपुट आएंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमने जो गेट लिया वो किस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो अब देखो इधर डायग्राम के अंदर A की वैल्यू सपोज करो मैंने ली 0 और B की वैल्यू भी मैंने ली 0। क्लियर हुआ? A की वैल्यू 0 है, ये 0 आएगा इधर, ये भी आएगा 0 इधर। ये गेट कौन सा है बताइए मुझे ज़रा,
ये जो गेट दिख रहा है डायग्राम में, ये कौन सा गेट है बताइए, ये कौन से गेट का साइन है? मैंने आपको ये बताया था, इसलिए मैंने गेट टॉपिक पहले पढ़ाया क्योंकि इसमें याद ज़्यादा रखना है। तो बताइए ये कौन सा गेट है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कौन सा गेट है? ये और गेट है। और गेट क्या करेगा? a प्लस बी, यानी 0 इधर से आ रहा है, 0 इधर से आ रहा है, इधर आ जाएगा वापस से ही 0 ही। ठीक है, चलो तो ये तो 0 हो गया। अब ये वाला गेट कौन सा है भाई बताओ? ये जो गेट है ये कौन सा गेट है, जल्दी से बताइए मुझे। तो ये गेट है हमारा एंड। कौन सा गेट है ये है एंड गेट। क्लियर है? गेटों की जानकारी जिसको होगी उसके लिए ये क्वेश्चन ईजी होगा। अब ये एंड गेट है तो एंड गेट क्या करेगा? a इंटू बी, यही करेगा भाई। और तो करता है a प्लस बी, एंड करेगा a इंटू बी। तो 0 इंटू 0 कितना आएगा? इधर 0 ही आएगा। क्लियर हुआ? अब देखो 0 ही है तो भाई 0 ही आएगा। अब ये कौन सा गेट है? ये है नॉट गेट। कौन सा गेट है? नॉट गेट। नॉट गेट क्या करेगा? जो इनपुट आ रहा है उस इनपुट का उल्टा, यानी 0 का उल्टा कितना आ जाएगा? इधर 1। इधर कोई गेट है क्या? नहीं, ये 0 का 0 ही चलता रहेगा। क्लियर है? अब ये 0 0 ही आएगा तो इधर आएगा 0, इधर आएगा 1। क्या आएगा? 1। ठीक है, अब ये 0 और 1 ही है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अरे भाई ये 0 है ये 1 ही है तो क्या होगा? इधर 0, ये वापस से क्या है? एंड गेट है। तो 0 इंटू 1 कितना होता है? 0, यानी जब आपने 0 0 पुट किया तो 0 ही आएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? तो सर ऐसे क्या फिर मैं अब ये 0 1 के लिए चेक करूँ, फिर मैं 1 0 के लिए चेक करूँ, फिर मैं 1 1 के लिए चेक करूँ? तो नहीं दोस्तों, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया कि ऐसे अगर आप करते हैं तो कितना टाइम जाएगा। भाई 4 बार करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो मेरे स्टूडेंट हैं वो स्मार्ट दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे? स्मार्ट माइंड यूज करेंगे। कैसे सर? देख बेटा स्मार्ट माइंड कैसे यूज होता है। क्यों ना हम इस डायग्राम की बुलियन इक्वेशन को ही डेवलप कर लें। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? कि बुलियन इक्वेशन को ही क्यों ना मैं डेवलप कर लूँ। कैसे सर डेवलप होगी? तो देखो, सपोज करो मैंने क्या करा, यहाँ से a इनपुट ही दिया, इधर से b इनपुट दिया। ठीक है, ये और गेट है तो ये आउटपुट क्या देगा? a प्लस बी, तो ये a प्लस बी। ये है एंड गेट तो ये क्या आउटपुट देगा? जब ये a और b इनपुट लेगा तो ये देगा हमें a डॉट b। ठीक है, अब ये और नॉट गेट है तो नॉट गेट क्या करेगा? जो है उसका उल्टा, यानी कि a b का बार। समझ में आई बात? अरे भाई a b का बार हो जाएगा और तो कुछ नहीं होना जाना है। अब ये a प्लस बी आ रहा है, ये आ रहा है a b का बार। अब ये क्या है? वापस से एंड गेट। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? a प्लस बी गुणा a b का बार। समझ में आई बात? ये आ गया हमारे पास में। अरे इतना समझ में आया तो हमारे पास में क्या आ चुका है दोस्तों? अरे हमारे पास में क्या आ चुका है? तो हमारे पास में एक बुलियन इक्वेशन आ चुकी है, और जो कि किस प्रकार से दिख रही है हमें? तो वो हमें बुलियन इक्वेशन दिख रही है कैसी दोस्तों? a प्लस बी डॉट ए बी का बार। समझ में आ गई बात? अब आप क्या करेंगे? अब इसके अंदर अलग अलग वैल्यू डायरेक्ट पुट करो। देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब देखो 0 प्लस 0 0 होगा और 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 के इन्वर्स यानी 1 से, तो ये वापस 0 ही आएगा। अरे भाई देखो 0 प्लस 0
और इधर 0 इंटू 0 0, 0 का इन्वर्स 1, तो ये 0 इंटू 1 0 ही होगा। फिर अब क्या करेंगे, सेकंड वाला 0 इंटू 1, 0 प्लस 1 1, मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 0 का इन्वर्स 1, तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, ये आ गया 1। फिर 1 इंटू 0 तो 1 प्लस 0 1 होगा, और इधर भी 1, तो ये आ जाएगा 1। और 1 इंटू 1 क्या होता है, देखो 1 प्लस 1 1, मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, और 0, तो ये आ जाएगा कितना 0। अब ये बताइए मुझे कि ये जो हमने अभी रिजल्ट देखा, या जो हमारे पास में एक इक्वेशन आई है, या जो ट्रुथ टेबल आई है, वो क्या आई है, ये आ गई है। अरे हमारे पास में जो ट्रुथ टेबल है, सत्यता सारणी है, वो आ चुकी है, ठीक है। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जब हम सेम ले रहे हैं तो 0 रिजल्ट आ रहा है, और जब हम अलग अलग रह रहे हैं तो 1 आ रहा है। और ऐसा मैंने किस में बोला था, एक्सॉर गेट के अंदर ही बोला था। ये देखो, अरे इधर देखो, ये रही टेबल 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 0 1 1 0। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? सर क्या अब हमें 4 फिर भी चेक करने पड़े? तो देखो उससे कम टाइम लगा, इससे भी कम टाइम लग सकता है अगर आपको मॉर्गन्स रूल याद हो तो। इस इक्वेशन को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो मैथ्स की प्रॉब्लम है। अब वो अगर आप सीखने जाते हैं तो मुझे लगता है आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, बायो या किसी अदर स्ट्रीम से स्टूडेंट है तो इसलिए हम अभी जो है यही कॉन्सेप्ट सीखें। अगर इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा उल्टा हमारा एग्जाम में। तो समझ में आई बात, कैसे गेट के क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे आप बुलियन इक्वेशन डायरेक्ट डेराइव कर सकते हैं, और ये डेराइव करके आप ऐसे रिजल्ट निकाल लीजिए। जो टेबल आ रही है उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने मॉर्गन सेट के जो सेट टॉपिक होता है उसमें पढ़ा होगा। तो हम जो ए प्लस बी और डॉट ए बी बार है, इसको लिख सकते हैं ए बी का बार प्लस ए बार बी, तो डायरेक्ट पता चल जाता मुझे तो कि एक्सॉर गेट है, लेकिन आप ऐसे करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर हो गया? तो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने पूरे गेट टॉपिक को जो है आप लोगों के सामने समाहित करके रख दिया कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा और कैसे जल्दी से हमें दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों PYQs के बाद में हम एनर्जी बैंड की ओर, ठीक है। चलिए तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एनर्जी बैंड का। अब बजेगा बैंड बाजा। तो बैंड बाजा में सबसे पहले जो ठोस होते हैं, उन ठोस के अंदर दोस्तों कुछ ऊर्जा बैंड होते हैं। ऊर्जा बैंड बोले तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो नीचे पड़े रहते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं इसके अंदर, या जो आयंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो उनके अंदर धारा प्रवाह में हमारे काम आते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जो ठोस है, उन ठोस के अंदर 2 प्रकार की एनर्जी बैंड होती है। एक ऐसा बैंड होता है जिसको जो है उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डायरेक्ट बाहर निकल सकते हैं भाग करके, ठीक है, उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही, जिनको कहते हैं हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस बैंड के अंदर रह रहे हैं, उसी बैंड का नाम है संयोजी बैंड यानी वैलेंस बैंड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी के बाद में जो है मतलब संयोजकता दिखाते हैं या बाहर निकलते हैं, तो उनको कहते हैं चालन बैंड। समझ में आई बात, यानी कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होते हैं पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एकल परमाणु, कोई परमाणु है, उसके संयोजकता स्तर के संगत ठोस में संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में होते हैं उसे संयोजकता बैंड कहा जाता है। यानी कि एक परमाणु है, उस परमाणु की संयोजकताएं होती है, आपको पता होगा, किसी की 1 होती है, किसी की 2 होती है, मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर सकते हैं। तो जो ये साझा कर सकने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये जिस बैंड के अंदर होंगे उस बैंड को तो कहेंगे संयोजकता बैंड। और चालन बैंड किसको कहेंगे? तो संयोजी बैंड के ऊपर एक और बैंड स्थित होता है, या उसके ऊपर एक और आधा भाग होगा, उस आधे भाग को ही हम कह रहे हैं चालन बैंड। क्या कह रहे हैं? चालन बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड। क्योंकि
ये कंडक्शन बैंड जो होते हैं ये विद्युत क्षेत्र जो बनने वाला है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ से ये एनर्जी मिलती है इनको, और उस एनर्जी को प्राप्त करके जब ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के भाग में पहुंचते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के अंदर ऊर्जा प्राप्त करके पहुंच रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को चालन कहते हैं या चालन बैंड कहते हैं, और चालन की क्रिया में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पूरा जो समूह बनेगा जो संयोजी बैंड के ऊपर होगा उसी को हम कह देंगे चालन बैंड। तो संयोजी बैंड क्या है, वे इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और जिस बैंड में रहते हैं। चालन बैंड क्या है, जिनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है या उनको जो है एनर्जी दे करके फिर हम जो है चालन बैंड के भाग में पहुंचाते हैं। समझ में आ गई बात। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या है, ये ठोस के अंदर पाए जाने वाले दो प्रकार के बैंड है। और सीधा सा अगर इसको देसी भाषा में समझाऊँ तो आपकी क्लास के अंदर दो प्रकार के स्टूडेंट होते होंगे। हमारे क्लास में जैसे हम देखते हैं, या आपने भी दो टाइप के बच्चे देखे होंगे, आपकी क्लास में भी भाई हुए होंगे छोटी कक्षाओं में जब आप पढ़ रहे होंगे 11-12 में या जो इससे छोटी कक्षाओं में। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्व प्रेरित होते हैं पढ़ाई के लिए, जो मन से पढ़ाई करते हैं, जो अपने घर वाले की बात मान लेते हैं और सही समय पर पढ़ाई करते हैं तो वो सही समय पर सेट हो जाते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि जो है गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, नशे वगैरह कर रहे हैं, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, तो उनको होमवर्क करने के लिए भी बार बार प्रेरित करना पड़ता है। भाई होमवर्क कर, भाई होमवर्क कर, भाई होमवर्क करके लाओ, कॉपी लाओ, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे, टीचर्स मीटिंग होगी, पेरेंट्स मीटिंग होगी, तब वो पढ़ता है। तो एक क्या है, स्व प्रेरित है, उनको कहीं से कुछ नहीं करना। तो स्व प्रेरित तो कौन होते हैं, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन। वो ऐसे इलेक्ट्रॉन है जैसे ही आवश्यकता पड़ी अपनी संयोजकता देने के लिए, सहायता देने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ये चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे नहीं होते, उनको जब एनर्जी देते हैं तब वो संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या होता है कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठोसों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। उन 3 भागों को जो बांटा गया है वो बांटा गया है उनके वर्जित ऊर्जा अंतराल के बेस पर, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पर। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, तो संयोजी बैंड जो है और जो चालन बैंड है उसके बीच में जो एनर्जी गैप है उस एनर्जी के अंतराल को हम कह रहे हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या है ये, तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया कि चालन बैंड के अंदर विद्युत क्षेत्र से कुछ ऊर्जा प्राप्त करके फिर वो चालन बैंड में पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो ऊर्जा प्राप्त करने की मात्रा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, थोड़ी कम ऊर्जा लेंगे, कुछ क्या करेंगे, थोड़ी ज़्यादा लेंगे, कुछ और ज़्यादा लेंगे। तो जो ये एनर्जी ले रहे हैं, जो ऊर्जा ले रहे हैं, उस ऊर्जा की मात्रा के आधार पर हम ठोस को 3 भागों में बांटते हैं। तो जो चालन बैंड और ऊर्जा बैंड के बीच में एनर्जी ली जा रही है, ऊर्जा ली जा रही है, उस ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है। तो ठोस में ऊर्जा बैंड जो होते हैं 2, चालन बैंड और संयोजी बैंड, इन दोनों के मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होते हैं या इनके मध्य ऊर्जा के अंतराल को, ये लिख लीजिए, ऊर्जा के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। मतलब इतनी एनर्जी इनको चाहिए है, तब ही ये जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड के अंदर पहुंच पाएंगे। समझ में आई बात। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, उस एनर्जी गैप के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, अब उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ठोसों में 3 भाग है। पहला आ जाता है चालक यानी कंडक्टर, दूसरा आ जाता है कुचालक यानी इंसुलेटर, तीसरा आ जाता है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। मेनली हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है इनके बारे में, तो इनके ऊपर लगाओ 5 स्टार। ठीक है, 5 स्टार। डेयरी मिल्क है, जो भी आपको चॉकलेट खिलानी है वो इसको खिला दो। ठीक है, 5 स्टार खिलाओगे भाई, 5 स्टार है तो अर्धचालक को 5 स्टार खिलाओ। अब समझते हैं कि चालक क्या है। तो चालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनसे वह बैंड
जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल आंशिक रूप से भरा होता है। जो चालक बैंड है इनका संयोजकता जो बैंड होता है वो आंशिक रूप से भरा रहता है और कुछ ऊर्जा प्राप्त करते ही ये क्या करते हैं, अगले ऊर्जा बैंड से या अगले उच्च ऊर्जा बैंड से यानी चालन बैंड से अतिव्यापन होकर एक नवीन बैंड बनाता है जो भी आंशिक रूप से भरा होता है। कहने का मतलब है कि चालक जो होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली कि आपके जो ठोस है उस ठोस ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो तो होते ही आंशिक रूप से भरे हुए रहते हैं और जैसे ही उन संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है तो ये अपने उच्च लेवल के ऊर्जा बैंड से यानी चालन बैंड से अतिव्यापत करके एक पूरा नया बैंड बना देते हैं और जो नया बैंड बन रहा है वह नया बैंड भी आंशिक रूप से भरा होता है। अब मैं ये आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि कैसे होगा। देखिए, ये है ऊपर वाला बैंड चालन बैंड, ये नीचे है एनर्जी बैंड, ठीक है। ये जो ये है नीचे संयोजकता बैंड, एनर्जी बैंड नहीं संयोजकता बैंड, और ये है ऊपर हमारा चालन बैंड, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में गैप है, जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, तो संयोजकता बैंड का तो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, सबसे ऊपर, और चालन बैंड के सबसे कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होंगे नीचे। भाई सबसे ऊपर तो यहाँ होंगे। तो अगर आपके संयोजकता बैंड के मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन और चालन बैंड के मिनिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की एनर्जी का गैप लगभग अगर 0 है तो हम उसे कहेंगे चालक यानी कि कंडक्टर। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये देखिए, ये डायग्राम जो बना वो कैसे बना, ये है वैलेंस बैंड सपोज करिए, और ये थोड़ा सा ऊपर होते हैं इसमें कंडक्शन बैंड। जैसे ही इनको मिली एनर्जी, ऊर्जा, क्या मिली, ऊर्जा, जैसे ही ऊर्जा मिली ये दोनों अतिव्यापित हो जाते हैं यानी मिल जाते हैं और मिल करके ये एक पूरा नया जो है क्या बना देते हैं दोस्तों, एक नया ही बैंड बना देते हैं। दिखा हमें एक नया बैंड, बस। तो आपको याद रखना है कि अगर संयोजकता बैंड की मैक्सिमम एनर्जी और चालन बैंड की मिनिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी गैप लगभग 0 है तो चालक कहलाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है यहाँ वो बहुत कम होती है, 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। और आप समझ सकते हैं 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 0.00001 कितनी, अरे भाई -4 का मतलब है 0.0001 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी कम है, इतनी कम एनर्जी चाहिए होती है इनको। फिर इनकी विद्युत चालकता कितनी होती है यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, तो 10⁻6 से लेकर 10⁻8 mho पर मीटर हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है इन कंडक्टर्स की, ठीक है। प्रतिरोधकता इनकी जो है बहुत ही कम होती है, मिनिमम 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 ओम पर मीटर तक इनकी प्रतिरोधकता होती है, ठीक है। प्रतिरोधकता और चालकता के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होता है, यानी ये एक दूसरे के इन्वर्स रिलेटिव होते हैं। क्या होता है, प्रतिरोधकता = कहते हैं हम 1 में चालकता। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चालक क्या होते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरा हो और कुछ एनर्जी प्राप्त करते ही इसके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा बैंड में अतिव्यापित हो जाते हैं, चालक बैंड कहलाते हैं। ये तो आपसे कोई नहीं पूछेगा क्या, तो जो ये 4 पॉइंट लिखवाए हैं कि EV मैक्सिमम माइनस EC मिनिमम यानी कि एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड और एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड का डिफरेंस अगर मैक्सिमम और मिनिमम का 0 है तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, तो ये कहलाएगा कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होने वाली ऊर्जा इसमें कितनी है या किस कोटि की होती है, तो 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। इनकी विद्युत चालकता किस कोटि की है, तो 10⁻6 से लेकर 10⁻8।
सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता किसकी होती है? चालक की, कंडक्टर्स की। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? चालक की, कंडक्टर्स की। कितनी होती है, किस कोटि की होती है? 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम पर मीटर। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा डायग्राम, ये 4 पॉइंट और ये लैंग्वेज मतलब ये थ्योरी आपको पता चल चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आ जाता है कुचालक। क्या आ जाता है? कुचालक यानी कि इंसुलेटर। क्या आ जाता है? इंसुलेटर। तो कुचालक यानी इंसुलेटर्स, ये क्या है? तो इसमें कुछ भी नहीं है। जो चालकता के बारे में आपने पढ़ा, कंडक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा, चालक के बारे में पढ़ा, उसमें जो एनर्जी गैप था वो कितना था? 0। यहाँ एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा बस। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। ठोस पदार्थ होता है सबसे पहले तो, जिसकी ऊर्जा बैंड संरचना में संयोजकता बैंड जो होगा वो पूरी तरह से भरा हुआ होगा। क्या होगा? संयोजकता बैंड पूरी तरीके से एकदम फुल फिल होगा। कैसे? तो ये रहा, ये जो है ऐसे पूरा भरा हुआ है। ठीक है, एकदम अच्छे से भरा हुआ है। ओ हो, ये क्या है? वैलेंस बैंड भरा हुआ है। ठीक है, जबकि उच्च ऊर्जा वाला जो चालन बैंड है वो पूरा बेचारा खाली खंगाला। क्या? ये जो कंडक्शन बैंड है ये पूरा खाली होता है। ठीक है, और बड़ी बात ये है कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। उस वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते तो ऐसे पदार्थ में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहेंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप जानते हैं कि ऐसे जो ठोस पदार्थ हैं उनमें से आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुचालक जो होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, चालक में होता है। समझ में आ गई बात? तो अब आपके समझ में आया होगा कि कुचालक में आखिर ऊर्जा का जो विद्युत प्रवाह है वो होता क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, और ऐसे पदार्थ जिनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है वे पदार्थ कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि EV मैक्सिमम यानी कि संयोजकता बैंड की मैक्सिमम ऊर्जा और कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड की मिनिमम ऊर्जा का जो अंतर है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है सर? तो 3 या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा, यानी 3 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है इनका एनर्जी गैप। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। देखो, वैलेंस बैंड कंप्लीट फील्ड होता है इसमें, लेकिन कंडक्शन बैंड कंप्लीट एम्प्टी यानी कि पूरी तरह से खाली होता है। एनर्जी गैप कितना है? 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा। इनकी चालकता फिर कितनी हो जाएगी? तो इनकी चालकता बहुत कम होती है, 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻18 मोह पर मीटर होती है। जबकि प्रतिरोधकता इनकी कितनी हो जाएगी? तो सबसे ज़्यादा। तो प्रतिरोधकता कितनी है? 10⁻12 से लेकर 10⁻18 ओम पर मीटर इनकी इनकी प्रतिरोधकता होती है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया आपके? क्लियर है? चलिए, तो अब आपको चालक और कुचालक के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मेरे हिसाब से तो हो गई ना जानकारी प्राप्त? है, ये समझ में आ गया ना? चालक क्या है, कुचालक क्या है? ये रेड और ये सब इसलिए मिटा रहा हूँ ताकि PDF आपके पास एकदम क्लीन आए। चलिए अब बात करते हैं अर्धचालक क्या है। तो आखिर में तो अर्धचालक का मतलब कुछ भी नहीं है। जो चालक का पढ़ा आपने और जो कुचालक का पढ़ा, इन दोनों के मध्य के जो गुण प्रदर्शित करता है ऐसा ठोस पदार्थ अर्धचालक कहलाता है। यानी अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी बैंड संरचना
मूलतः कुल चालकों की जैसी ही होती है। मतलब इनकी अगर पहले संरचना देखें तो कुचालकों होती है, कुचालक के जैसी ही होती है। लेकिन कुचालक में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ एनर्जी गैप कम होने की वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी मिलती है तो फिर ये जो है कंडक्शन की तरह, यानी जो आपका चालक है उसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। इनका एनर्जी गैप कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही होता है। समझ में आ गई बात। तो परम शून्य ताप के ऊपर अगर हम देखें तो अर्धचालक कुचालक ही होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलते ही ये फिर जो है एज ए चालक यानी कि आपके कंडक्टर की तरह काम करने लग जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो चालकता है वो कुचालक और चालक के मध्यवर्ती होती है। वैसे ही इनकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी भी जो है दोस्तों इसके मध्यवर्ती ही होती है। ठीक है, तो चालकता और प्रतिरोधकता दोनों के लिए ये पॉइंट है क्या, कि कुचालक और चालक के मध्यवर्ती होते हैं। इनका एनर्जी गैप कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने देखा कि जितना ज़्यादा आपके एनर्जी गैप है यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उस पदार्थ की जो चालकता का गुण है वो कम होता जाता है और प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। समझ में आ गई बात। तो चालक के अंदर एनर्जी गैप कितना, लगभग 0। अर्धचालक के अंदर कितना, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कुचालक के अंदर कितना, 3 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। ठीक है, तो चालक, कुचालक, अर्धचालक क्या है, ये बेसिक तरीके से आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कहीं भी कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं पूर्ण तरीके से जो हमें पढ़ना है वो अर्धचालक के बारे में ही पढ़ना है। चालक और कुचालक सिर्फ इसलिए बताए ताकि आप अर्धचालक समझ सकें। ठीक है, चलिए अब देखिए अर्धचालक के बारे में बात करते हैं। तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है नेज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं बाह्य या फिर अपद्रव्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो नेज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कैसे हैं ये, तो ये अर्धचालक वैसे होते हैं जिनके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं हो। यानी कि हमने देखा कि अर्धचालक के अंदर चालकता जो है वो मध्यवर्ती की है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन अर्धचालकों की रेजिस्टिविटी तो कम ही रहे लेकिन इनकी जो चालकता है उसको बढ़ाया जाए। तो इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके अंदर अपद्रव्य मतलब इम्प्योरिटीज़ यानी अशुद्धताएं, कुछ अन्य पदार्थ मिलाने की कोशिश करते हैं। और जो मिलाते हैं ये पूरा जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डोपिंग। ठीक है, तो उस डोपिंग के आधार पर अर्धचालक हैं 2 टाइप के, एक है नेज अर्धचालक, एक है बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। तो नेज अर्धचालक जो होते हैं इनके अंदर तो किसी भी प्रकार का कोई इम्प्योरिटी अपद्रव्य नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऐसे अर्धचालक जिनके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं हो, प्योर हो, एकदम शुद्ध हो, उन्हें हम कहेंगे नेज अर्धचालक। ठीक है, और इनके लिए एक रेशियो है जो याद रख सकते हैं कि अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि परमाणुओं की संख्या और अर्धचालक परमाणुओं की संख्या का अगर हम अनुपात देखें तो वो होता है 1:10⁸। यानी कि एक तरफ तो 10⁸ परमाणु होंगे अर्धचालक के जो शुद्ध अर्धचालक है, और इतने में एक होगा कौन सा, अशुद्ध। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहा है कि इससे भी कम हो अगर, तो ही हम ये कहेंगे कि वो एक नेज अर्धचालक है। तो यहाँ से इस रेशियो से भी क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कि अशुद्धि और अर्धचालक परमाणु का
अनुपात अगर 1:10⁸ या 2:10⁻16 या 1/2 × 10⁻15, मतलब एक तरफ बहुत छोटा नंबर और एक तरफ बहुत ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में करोड़ों नहीं अरबों खरबों गुना ज़्यादा, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक नेज अर्धचालक की बात कर रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। तो नेज अर्धचालक क्या है? ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य इम्प्योरिटीज नहीं होती है। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि परमाणुओं की संख्या और अर्धचालक परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:10⁸ होगा या इससे भी कम होगा, तो हम नेज अर्धचालक कहेंगे। तो ये याद रखिएगा। अब आ जाता है कि ये जो नेज अर्धचालक है, इसके बारे में पढ़ने से पहले, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब इसी के अंतर्गत और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो है होल या कोटर। ये होल या कोटर क्या है? तो देखिए, संयोजी आबंध में से, यानी कि जो संयोजी बैंड है उसमें से जैसे ही कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया होगा वहाँ पर एक रिक्तता यानी वैकेंसी डेवलप होगी। भाई आपको भी पता है ना अपनी वैकेंसी। अब देखो, ये लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, लगभग 1000 पद है, या जिसमें हम कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में 461 पद है। तो ये क्यों है? क्योंकि कुछ लैब असिस्टेंट क्या हुए हैं? रिटायर्ड हुए हैं। तो जैसे ही लैब असिस्टेंट का पद रिक्त हुआ तो हमें भी वैकेंसी मिल गई। वैसे ही यहाँ पर भी है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो रिक्तता उत्पन्न होगी, और जो ये रिक्तता उत्पन्न हो रही है, इस रिक्तता को हम कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल कहते हैं। ये होल जो होंगे इन्हें आप धनात्मक आवेश का मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये तो होल है तो न्यूट्रल, नहीं, इनको आप धनात्मक आवेश का मानेंगे। और चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो संयोजी बैंड में जो है आपके होल होते हैं, वे यादृच्छिक गति करते हैं। तो आपको याद रखना है कि चालन बैंड के अंदर तो कौन घूम रहा होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और संयोजी बैंड में कौन घूमते हैं यादृच्छिक रूप से? तो आपके होल। ठीक है, ये होल क्या है? तो जब संयोजी आबंध में से कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जा रहा है तो वहाँ जो रिक्तता उत्पन्न हो रही है उसे हम कहते हैं होल। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए, तो होल कहाँ होंगे? संयोजी बैंड में यानी वैलेंस बैंड में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते होंगे? चालन बैंड में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक, चलिए, अब यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होलों का, वो यहाँ काम आता है। कैसे? तो यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो होल होते हैं उनकी संख्या अगर हम n और p मान ले, क्या मान ले? n और p। भाई n है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन और p रिप्रेजेंट कर रहा है प्रति एकांक आयतन में होलों की संख्या। तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो हम ये कहेंगे कि n = p = ni होगा। ठीक है, ये i जो है ये इसके सबस्क्रिप्ट में यानी नीचे है। अब n = p मतलब क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप ये कहेंगे कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है और उसी के इक्वल होती है ni की संख्या। सर ये ni क्या है? तो ni है नेज आवेश वाहक घनत्व। क्या है? नेज आवेश वाहक घनत्व। समझ में आ गई बात? ये आपको याद रखना है, जो आपके क्वेश्चंस में दे रखा होगा और फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। इसलिए ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो नेज अर्धचालक है इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है। समझ में आ गई बात? इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, किसको? ni को। और एक ये रिलेशन होता है कि np = ni का स्क्वायर। ठीक है,
इस रिलेशन से कैसा क्वेश्चन बनता है सर? तो देखो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि किसी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन 5 है और नेज आवेश घनत्व 10 है, तो बताइए उसके अंदर होलों की संख्या कितनी है? तो 5 इंटू होल की संख्या इज इक्वल टू 100, तो होलों की संख्या आ जाएगी 20। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस यहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ रफली, ऐसे नहीं कि अभी डाटा बेस पे आप बैठ जाओ, ये सिर्फ रफली ऐसे ही मैंने आइडिया दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और आप याद रखेंगे कि जो Ni है यानी नेज आवेश वाहक घनत्व जो होता है, यानी कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी जो होती है, वो टेम्परेचर के साथ में बढ़ती है, ठीक है। ये डायरेक्ट पॉइंट पूछा जा सकता है, समझ में आ गई बात। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनेंगे इस चैप्टर में। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो Ni है वो अर्धचालक जो भी लेंगे आप, जो भी सेमीकंडक्टर लेंगे, उसका नेचर कैसा है, उसकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसकी नेचर पर डिपेंड करेगा और उसकी जो टेम्परेचर है उसके साथ ये बढ़ेगा। इन दोनों को हम गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ लिखा है। ये क्या है? गणितीय रूप, ठीक है। मतलब भाई जो हमने ये दो चीज़ें बोली ना कि Ni जो है नेज आवेश वाहक घनत्व है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? टेम्परेचर पे और उसकी प्रकृति पे। तो वो कैसे डिपेंड करता है उसको हमने एक जो है फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप कहेंगे कि Ni इज इक्वल टू होता है a⁻³ एक्सपोनेंशियल माइनस Eg/2kT, ठीक है। Eg क्या है? एनर्जी गैप। और आप लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप तो हर सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। जैसे सिलिकॉन के लिए 1.1 होता है, ऐसे ही जर्मेनियम के लिए 0.7 होता है। भाई अब कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, किसकी वैलेंसी कितनी है, वो तो उस परमाणु पे डिपेंड करेगी जो आप ले रहे हो। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जो परमाणु होगा तो उनका जो है एनर्जी गैप भी उन पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अर्धचालक की प्रकृति पर Ni डिपेंड करता है। यहाँ जो K है भाई Eg/2kT है, तो T तो जो है आपका क्या है? परम ताप है। K क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक है, आप लोगों को पता होगा ये। और A भी एक तरह से कांस्टेंट है जो आपको याद नहीं रखना है। ये सब चीज़ें कांस्टेंट की वैल्यूज़ एग्ज़ाम में आपको दे दी जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो आपको मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा। क्या है? इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। इसके अंदर प्रति एकांक आयतन के अंदर होल और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बराबर होती है। और एक रिलेशन होता है नेज आवेश वाहक घनत्व का स्क्वायर इज इक्वल टू N इंटू पी। Ni जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। Ni जो है वो अर्धचालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसको हमने गणितीय रूप में लिख लिया कि Ni इज इक्वल टू a⁻³ एक्सपोनेंशियली माइनस Eg/2kT, ठीक है। K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक है। T क्या है? परम ताप है। Eg क्या है? एनर्जी गैप है। और A क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से कुछ और चीज़ों की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नेज अर्धचालक के लिए। जैसे समान ताप पर यानी इक्वल टेम्परेचर पर हमने लिया नेज, एक तो अर्धचालक कौन सा? सिलिकॉन, जिसका एनर्जी गैप है 1.1, और एक लिया जर्मेनियम जिसका एनर्जी गैप है 0.7। आप याद भी रख सकते हैं, याद रखना चाहे तो। इनकी तुलना करने पर नेज जर्मेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होल्स जो युग्म है, इलेक्ट्रॉन और होल्स के जो पेयर है, उनकी संख्या नेज सिलिकॉन की संख्या में किया इसकी तुलना में अधिक होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सेम टेम्परेचर है तो क्या दो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन होल्स युग्मों की संख्या बराबर होगी? नहीं, वो डिपेंड करेगा उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो किसकी ज़्यादा आ रही है, किस में ज़्यादा है? तो नेज जर्मेनियम में ज़्यादा है। जर्मेनियम में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका एनर्जी गैप 0.7 है और जो कि क्या होगा? एक्सपोनेंशियली है, तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो हम जो है जर्मेनियम के अंदर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स युग्मों की संख्या ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखिए दोस्तों, हमने पढ़ लिया कि भाई नेज अर्धचालक क्या है।
अब ये जो अर्धचालक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस अर्धचालक के अंदर एनर्जी जो है यानी विद्युत चालन जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे चलेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो नेज अर्धचालक में हम धारा का प्रवाह करवा रहे हैं अभी, ठीक है। एक्सट्रिंसिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक। तो नेज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एक बैटरी से हमने जैसे ही कनेक्ट करा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, अरे भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा आपको पता है पॉजिटिव से निकलेगी, तो धारा ऐसे जा रही है, तो ये जो पीले कलर में मैंने रिप्रेजेंट करा है ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। और आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो धारा ऐसे जाएगी, पता है ना ये चीज़, ठीक है। तो करंट ऐसे जा रहा है तो देखो धारा ऐसे आ रही है, और होल्स जो है वो इधर जा रहे हैं, ठीक है। होल्स और इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे, तो ये होल्स भी ऐसे जा रहे हैं। समझ में आई बात। तो जब आपका करंट इधर मोशन करना स्टार्ट करेंगे तो धारा उस दिशा में बहना स्टार्ट हो गई, और इस प्रकार से ही आपके जो है क्या होता है दोस्तों, अरे क्या होता है, आपके अर्धचालक में धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें तो क्या याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तो अर्धचालक में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की ओर चलेंगे। भाई अपोजिट ही तो चलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो होल्स है वो कहाँ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही जा रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्धचालक है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो जो है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, भाई विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कैसे, तो देखिए जब आप यहाँ से बैटरी लगा रहे हैं तो इस टाइप से इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है तो उसके अपोजिट में ही तो जा रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो अभी नहीं डरना है, ये आगे अभी पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। अभी सिर्फ इसके नेज से जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से नहीं बनता है, तो हमें केवल यहाँ याद रखना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, ठीक है। आगे अभी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और होल्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डेवलप होते हैं, उसी डायरेक्शन में जाते हैं। कहने का मतलब आपको केवल इतना याद रखना है कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव सिरे की ओर जाएंगे, बाकी आपका करंट, आपके होल्स, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही जाते हैं, किसमें, नेज अर्धचालक में, ठीक है। चलिए अब कुछ नोट पॉइंट है, एक सेकेंड, बहुत आगे आ गए। कुछ अब नोट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, मतलब ये नेज सेमीकंडक्टर जो होता है या नेज अर्धचालक जो है उसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनको आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इनका पूरा डेरिवेशन जो है 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो हमें डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं, हमें जो चीज़ पूछी जाएगी वो मैं गिफ्ट के रूप में आपको सभी को दे रहा हूँ। जैसे आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अपवाह वेग जो होगा वो क्या होगा, माइनस म्यू एन ई। माइनस जो है वो केवल दिशा के लिए है, तो मैग्नीट्यूड में आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो म्यू एन इंटू ई, ई क्या है, जो विद्युत क्षेत्र आप दे रहे होंगे, ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। और ये म्यू क्या है, तो ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के अंदर सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा होगा या मैंने आपको बताया तो था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके जो मोशन है, उनकी जो गतिशीलता होती है उसको कहते हैं मोबिलिटी, और उसी को कहा जाता है म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये आपको दे रखी होगी। ऐसे ही वीपी यानी जो होल्स है उनका अपवाह वेग, ठीक है। तो म्यू पी क्या हो जाएगा, होल की जो मोबिलिटी है वो, और ये मोबिलिटी होती है इसकी जो आपके ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स स्क्वायर सेकेंड पर इनवर्स, ठीक है। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो जाएगा। तो आपको अगर पूछा जाए अपवाह वेग क्या है, तो उसकी मोबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर है, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, धारा घनत्व।
धारा घनत्व जो है वो यहाँ पर कुल धारा घनत्व क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो धारा घनत्व होगा वो, और होल्स की वजह से जो धारा घनत्व हो जाएगा वो, दोनों को ऐड करेंगे तो कुल धारा घनत्व जे निकल करके आ जाएगा। धारा घनत्व होता क्या है, तो आवेश वाहक संख्या घनत्व, जो मैं पीछे बता चुका हूँ एन और पी, तो आवेश वाहक संख्या घनत्व इनटू उसका आवेश कितना है, जो भी आपका परमाणु है, जो भी आयन आपका जा रहा है उसका मतलब आवेश कितना है उसके ऊपर, तो आवेश तो इलेक्ट्रॉन का तो ई हो जाएगा, और आपके जो होल्स है उनको भी हमने धनात्मक माना है यानी प्रोटॉन के इक्वल, यानी वही ई ही होगा, ठीक है। और उनका अपवाह वेग, जब हम आवेश वाहक संख्या घनत्व, आवेश और अपवाह वेग तीनों का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है धारा घनत्व, यानी कि धारा घनत्व का मतलब करंट डेंसिटी मिलती है, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जे एन यानी कि इलेक्ट्रॉन की धारा घनत्व कितना होगा, एन ई म्यू एन ई, और होल्स का कितना हो जाएगा, पी ई म्यू पी ई। क्लियर है। एन क्या है, आवेश वाहक संख्या घनत्व, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आवेश कितना होता है, तो एक के ऊपर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 वो आ जाएगा। म्यू एन तो उनकी मोबिलिटी कितनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें दे रखा होगा, मतलब अपवाह वेग का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको और इसको इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जे इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मैं लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, तो J इज इक्वल टू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी इंटू ई। ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये ई क्या है, आवेश। और आपको बता दूं कंडक्टिविटी यानी कि चालकता जो होती है वो होती है करंट डेंसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, सिग्मा क्या है, चालकता किसी भी पदार्थ की, ठीक है। तो चालकता बराबर होता है J अपॉन ई, तो चालकता बराबर फॉर्मूला आ जाएगा E इंटू एन इंटू म्यू एन प्लस पी इंटू म्यू पी। और इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा, इन फॉर्मूलों से डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे ही ये रो क्या है, प्रतिरोधकता, क्या है, प्रतिरोधकता, ठीक है। और प्रतिरोधकता क्या होती है, 1/सिग्मा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भाई 1 में सिग्मा की वैल्यू जो आ रही है E इंटू एन इंटू म्यू एन प्लस पी इंटू म्यू पी। क्लियर है। ये तो हो गया हमारे फॉर्मूलाज कुछ, क्लियर है। अब नेज अर्धचालक में लेकिन क्या होता है कि N और P और Ni तीनों इक्वल होते हैं, तो N और P इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा Ni इंटू ई। क्यों, क्योंकि N और P इक्वल होकर के Ni के रख दिए तो Ni कॉमन आ गया, तो बन गया फॉर्मूला क्या, सिग्मा इज इक्वल टू NiE इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर नेज अर्धचालक की बात कर रहा है तो सिग्मा उसकी कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट उसके अंदर जो नेज आवेश वाहक घनत्व है वो कितना है, उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है चार्ज कितना है, इनटू उनकी दोनों की मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की और होल्स की, ठीक है। और उसका उल्टा कर देंगे तो आपको प्रतिरोधकता मिल जाएगी। तो आप किसी भी अर्धचालक की जो कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, वो निकाल सकते हैं। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और मैं खुद आपको जो है इसके ऊपर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इसलिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो नेज अर्धचालक की जो चालकता है उसके ऊपर टेम्परेचर का कितना प्रभाव पड़ता है और कैसे प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि टेम्परेचर में जैसे ही आप वृद्धि कर रहे हैं वैसे वैसे सिग्मा यानी चालकता जो है वो बढ़ेगी, और अगर चालकता बढ़ रही है तो आपकी प्रतिरोधकता में कमी होगी ही, ठीक। दूसरी बात, जो नेज अर्धचालक होते हैं उन नेज अर्धचालक का जो ताप प्रतिरोध गुणांक होता है वो नेगेटिव होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछा गया है नीट एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि आपसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेज अर्धचालक का ताप प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट,
चालकता अगर कम हो रही है तो चालकता कम होने से हम जो है भाई, जब कंडक्टिविटी नहीं है, कंडक्टर नहीं है, हमारे कुछ काम ही नहीं आ रहा, उसमें से धारा जा ही नहीं रही है, तो इस वजह से हम इसका सीधा कहीं पर भी नेज अर्धचालक का उपयोग जो है नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये तीनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाता है हमारे आगे क्या, बाह्य अर्धचालक। उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो आपने नेज अर्धचालक के बारे में सुना, गौर से सुना होगा, तो इसको पूरा क्या करिए, आप अच्छे से एक बार समराइज करने की कोशिश करिए। और अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो पहले नेज अर्धचालक की पूरी कहानी और इस चैप्टर में अभी तक जो कहानी पढ़ी उस पूरी कहानी को एक बार समराइज करिए, ताकि हम एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की ओर और हमारे इस चैप्टर के पीएन जंक्शन की ओर बढ़ सकें। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप क्या करेंगे, जो अभी तक पढ़ लिया उसको पूरा समराइज कर लेंगे। और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इस टॉपिक को अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी क्लास आप लोगों के लिए अब जो है मतलब लगातार सुन सकेंगे। अब आप परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो हम फिर जो है ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को अब नहीं छेड़ेंगे। एक्सटेंसिव के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ताकि आपको एन और पी प्रकार के सेमीकंडक्टर अच्छे से समझ में आए और आपका पीएन संधि जो है बहुत ज़्यादा जो समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि वो समझ में आ गया तो आगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आप सभी लोगों का प्यार जो बना हुआ है उसे बनाए रखिएगा। और इस वीडियो को मैंने दोस्तों दिल लगा करके पूरा मैं बता रहा हूँ 3 दिन मेहनत करी, तब जाते ये कंटेंट आप लोगों के लिए लाया हूँ। इतना कंटेंट इस टॉपिक के ऊपर किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलेगा। एक बुक में ऐसा पूरा कंटेंट नहीं मिल सकता आपको, ना किसी टीचर ने इतना आपको पढ़ाया होगा, चाहे आप पेड कोर्स लेके रखिएगा, चाहे कैसा भी करा होगा, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ाया होगा। तो अगर आपको इस कंटेंट में दम लगा, मज़ा आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आज तक अगर आपने नहीं कराया तो कोई नहीं, पर मैंने इस वीडियो में पूरा दिल लगा के मेरी मेहनत करी है, तो प्लीज़ आप भी जो है अपना दिल लगा कर मुझे प्यार दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।